खबर मेरे सामने यही आई कि जेपी मॉर्गन की तरफ से प्रिडिक्ट किया गया है और ये रेटिंग आई है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में अब इंडिया के चंद ही साल बाकी हैं और 7 इयर्स में वो ये फासला तय कर लेंगे। दरअसल वो काकड़ साहब आपने कहा कि वो गए हुए हैं, उनको पिछली लाइन पे खड़ा किया है चाइना में। और मुझे ये फील आ रहा था कि केयर टेकर वजीर आजम हो तो ऐसे उसकी कोई इज्जत तो नहीं होती, तो उनको बेचारों को पिछली लाइन पे खड़ा किया। वैसे हम चाइना के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सबसे इंपॉर्टेंट इत्यादी हैं, और जब हमारे वजीर आजम या पाकिस्तान की अहमियत आती है तो पीछे खड़ा कर देते हैं। बाकी इंडोनेशिया और बाकी मुल्कों की लीडरशिप फर्स्ट लाइन में। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि मैं बनाकर दिखाऊंगा फर्स्ट 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक इंडिया को अपने ही दौर में मैं बनाकर दिखाऊंगा, जो उनका कहना है कि अगला दौर उनका है। अब जो मेजॉरिटी जो फ्लाइट्स जो कैंसिल हुई हैं वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, बहुत सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, क्योंकि तेल नहीं है भाई, तेल नहीं है, इसकी वजह से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो रही हैं। देखिए, हमारा जो बुनियादी जो मसला होता है वो ये है कि हम जितना हम खर्च करते हैं उतना हम कमा नहीं सकते। फिर आपके पास तेल नहीं होता, लोग आपको तेल नहीं देते ना। कभी आपको मलेशिया में रोक लिया जाता है, कभी आपको लंदन में रोक लिया जाता है, कभी आपको दुनिया किसी मुल्क में रोक लिया जाता है। PIA प्लीज इन्फॉर्म अल्लाह, फुल फॉर्म उसका है प्लीज इन्फॉर्म अल्लाह कि मैं प्लेन लेके जा रहा हूँ, पता नहीं मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। लेकिन पहली दफा नहीं हुआ, 76 साल से जलील हो रहा है ये कंट्री। इंडिया एंड जापान विल बी एशियाज नेक्स्ट पावर कपल। कोई फर्क पड़ सकता है? मुस्लिम वर्ल्ड जो मर्जी करती रहे, पॉलिटिकल सपोर्ट है कोई नहीं, UN सिक्योरिटी काउंसिल में है कोई नहीं, मिलिट्री है कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। भारतीय इकोनॉमी पर दुनिया भर के दिग्गजों का भरोसा न केवल बना हुआ है, साथ ही ये भरोसा और भी मजबूत होता जा रहा है। JP मॉर्गन द्वारा दिए गए अनुमान से ये बात साफ हो रही है। JP मॉर्गन ने कहा है भारत अगले कुछ सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। यही नहीं, साल 2030 तक यानी अगले 7 सालों में भारतीय इकोनॉमी का आकार मौजूदा स्तरों से 2 गुना हो जाएगा। भारत पर सुपर बुलिश हुए JP मॉर्गन का मानना है कि साल 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अनुमानों के मुताबिक साल 2030 तक भारतीय इकोनॉमी 7 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। इसके साथ ही अनुमान है कि आने वाले सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ का रफ्तार देने में काम करेगा और इस दौरान भारत का एक्सपोर्ट भी 2 गुना होने का अनुमान दिया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने देश के आर्थिक संकट के लिए पूर्व जनरल और न्यायाधीशों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनका देश दुनिया के सामने मदद की गुहार लगा रहा है, जबकि भारत ने चांद पर पहुंचने के अलावा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कई वर्षों से तेज गिरावट का रुख है, जिससे हाई इन्फ्लेशन के कारण गरीब जनता पर दबाव बढ़ता जा रहा है। कि हमारा जो बुनियादी जो मसला होता है वो ये है कि हम जितना हम खर्च करते हैं उतना हम कमा नहीं सकते, तो उससे प्रॉब्लम शुरू होती है बेसिक हमारी। फिर उसके बाद हमारी जो पब्लिक सेक्टर की जो एंटिटीज़ हैं, कुछ जो अरबों रुपए हमारे हर साल खा जाती हैं, उनका हम कोई इलाज नहीं कर पाए। फिर उसके बाद हमारा पेंशन बिल 700 अरब रुपए का, यानी जो गैप है वो हम उसको कम, IMF भी कंडीशनलिटी लगाता है, सब कुछ करता है, हम गैप कम करने की कोशिश करते करते हम कामयाब नहीं हुए उसमें आज तक। हमेशा बड़ा ही है, पीछे नहीं आया। हम फिगर आगे पीछे करके 4% 5% कर लेते हैं, लेकिन 7-8% से वो ज़्यादा ही गैप होता है। तो वो एक बुनियादी मसला तो वो हमारा मौजूद है, जिसमें आपकी टैक्स रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और टैक्स बेस को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम पिछले 70 साल से या कम से कम 50 साल से तो कोशिश कर रहे हैं टैक्स बेस को बढ़ाने की, लेकिन हम बढ़ा नहीं पाए और उसमें रेजिस्टेंस ख़ास तौर पे रिटेल सेक्टर से बहुत ज़्यादा आती है। परचून, थोक परचून का जो काम है उस पर बहुत ज़्यादा आती है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर है। उसके बाद जो पिछले 20-25 साल से जो बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया जिसने, वो आपका प्रॉपर्टी सेक्टर। तो इन सब को हम उसमें नहीं ला सके, जिसकी वजह से हम जो वो गैप है उसको फिल नहीं कर पा रहे। तो वो उसमें हमारा जो करने के लिए हमें सारे मामलात हमें उधार लेना पड़ता है। भले बैंकों से लें, 22% की शरह अब चल रही है। अगर हम बैंकों से पैसे लेके काम चलाएंगे अपना, तो आप देखिए आपको रिटर्न क्या करना पड़ेगा। आपके हर साल नया फिगर आता है, हर गवर्नमेंट के साथ नया फिगर आता है कि इतने हज़ार अरब के मकरूज़ हो गए। फिर इंटरनेशनल आपका पेमेंट्स का सिलसिला आता है, उसमें हमें
उसके लिए अपनी इकोनॉमी भी ठीक करनी है, अपने टैक्स रेवेन्यू भी ठीक करने हैं, और जो हमारा ज़र मुबादला जो है जो हमने इकट्ठा करना है। क्या कहते होंगे यार, ये कौन से टेक्नोक्रेट जो लेकर आए हैं, ये कौन से केयर गिवर वो कहते हैं वो जो आपकी आजकल की गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट, केयर टेकर क्या है ये लोग? तार साहब, वो काकड़ साहब आपने कहा कि वो गए हुए हैं, उनको पिछली लाइन में खड़ा किया है चाइना में, और मुझे ये फील आ रहा था कि केयर टेकर वजीर आजम हो तो ऐसे उसकी कोई इज्जत तो नहीं होती, तो उनको बेचारों को पिछली लाइन में खड़ा किया। वैसे हम चाइना के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सबसे इम्पोर्टेंट इत्यादी हैं, और जब हमारे वजीर आजम या पाकिस्तान की अहमियत आती है तो पीछे खड़ा कर देते हैं। बाकी इंडोनेशिया और बाकी मुल्कों की लीडरशिप फर्स्ट लाइन में, साडा वजीर आजम तीसरी लाइन में चीनियों ने नहीं, वो खड़ा वजीर कर आजम चीमा साहब, मैं तो उसको वजीर आजम कहता भी शर्म आती है मुझे उसकी वजह। वो किस किस्म का वजीर आजम है जो खड़े जो ना निकले है? मुझे ये बताया ना, उसको किसने अथॉरिटी दी है टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर? जाके सारा यार तुम्हारा सारा सोल ऑब्जेक्टिव इज इलेक्शन। तुम्हें किसने कहा चाइना चले जाओ यार? किस मैंडेट से, क्या बताते हो कि मैं किस तरह आया हूं? मैं प्रेसिडेंट शी ने उसके साथ शेक हैंड किया, क्या किया शेक? जाते भी बंदा खुद सोचता है यार, मेरा साई वारसी कोनी, मैं कितने चलना है यार? चलो, लेकिन एक पहली दफा नहीं हुआ, 76 साल से जलील हो रहा है ये कंट्री, बगैर जमीर के, बगैर लीडरशिप के, बगैर किसी मैंडेट के, बगैर किसी प्लान के। आज भी वहीं खड़े हैं। पता नहीं इनको कौन ये चाबियां पकड़ा देता है दफ्तरों की, और ये कहते जाओ। आज मैं शॉक्ड हूं, आज सुबह की मैं बात बताता हूं। मैं आपका एक किसी का प्रोग्राम सुना जो मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे थी। आपके एक मिनिस्टर थे मुराद सईद साहब, जिनके पास की पोजीशन थी, और किस तरीके से चाइना से, याद है किस तरीके से उन्होंने CPEC और चाइना को जलीलो ख्वार किया, किस तरीके से, और किस तरीके से एक वाहिद मुराद सईद एक मिनिस्टर था जिसको प्रमोशन दी गई थी और अवार्ड दिया था मेरे मुर्शद पाक ने, कहा था ये सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग है। उसको चाइना वीजा नहीं देता। एक बिजनेसमैन CPEC रिलेटेड आया, जो आज मुझे पता चला, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। वो CPEC का एक चाइनीज बिजनेसमैन बिलियनर आया पाकिस्तान के अंदर, कमरे में अंदर घुसा तो इसने कहा इसको निकाल दो, इसने परफ्यूम बहुत तेज लगाया, और उसको कमरे से निकाल दिया गया। जब स्टाफ ने बताया कि ये तो बहुत बड़ी कंपनी का CEO है, ये तो चाइना से आया सिर्फ आपको मिलने के लिए, इसको मिलने, उन्होंने कहा नहीं जी इसका परफ्यूम बहुत तेज है, कमरे से निकाल। ये आज मुझे पता चला। तो चीमा साहब, ये कौन है? ये आप कौन लोग हैं? मैं किसी वक्त तो सोचता हूँ ये कित्थों आ गए ना जा रहे लोग की। तार साहब, वो तो बात सही है, जारी बात है, हमारी जिस तरह के लीडर